लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। इतिहास की सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक ये है कि मुगल एम्पायर 1526 में पानीपत की जंग से शुरू हुआ और बिना रुके 1857 तक चलता रहा, जब तक 1857 का विद्रोह नहीं हुआ। लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। 1540 में मुगल साम्राज्य पूरी तरह से खत्म हो गया था। दिल्ली की गद्दी छिन चुकी थी और जिस बादशाह के हाथ से ये सब कुछ फिसला उसका नाम था नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। उसके नाम का मतलब तो था खुशकिस्मत, लेकिन तकदीर ने उसे इतिहास का सबसे बदनसीब बादशाह बना दिया। सोचिए, एक बादशाह जो अपने ही मुल्क में एक भगोड़ा बनकर रह गया, जिसे 15 साल तक अपने ही घर से दूर रेगिस्तानों की खाक छाननी पड़ी और जिसकी अपनी जान बचाने के लिए उसे एक पानी ढोने वाले साधारण नौकर का सहारा लेना पड़ा। ब्रिटिश हिस्टोरियन स्टैनली लेन पूल ने हुमायूं के बारे में लिखा कि वो जिंदगी में लड़खड़ाता रहा और आखिर में लड़खड़ाते हुए चला गया। ये किसी सीधी लड़ाई की कहानी नहीं है, ये एक एम्पायर के पूरी तरह टूटने और फिर राख से दोबारा खड़े होने की खौफनाक टाइमलाइन है, जिसे अंग्रेज इतिहासकारों ने बड़ी आसानी से एक नशेड़ी बादशाह की नाकामी कहकर एक तरफ रख दिया। लेकिन अगर सच्चाई देखें तो वो इससे कहीं ज़्यादा उलझी हुई और चौंकाने वाली है। जिस ज़मीन की पैमाइश और मजबूत प्रशासन को हम अकबर की महानता समझते हैं, उसकी नींव असल में हुमायूं के दौर की उन्हीं गलतियों और उसके बाद के उथल पुथल भरे सालों में छिपी है। और अगर बात करें हुमायूं के कार्यकाल की, तो 15 साल लंबा वनवास कोई सिर्फ ट्रेजेडी नहीं थी। ये वो मोड़ था जिसने सेंट्रल एशिया के घुमंतू योद्धाओं को एक बारीक सोच वाले आर्ट लवर और नौकरशाही चलाने वाले एम्पायर में बदल दिया। अगर हुमायूं भारत से ना भगाया जाता तो शायद ताजमहल और लाल किला कभी बनते ही नहीं। आखिर कैसे मुगलों को खदेड़ने वाले उनके सबसे बड़े दुश्मन ने ही अनजाने में मुगल एम्पायर को दुनिया का सबसे अमीर साम्राज्य बनाने का रास्ता दिखाया। क्यों एक मुगल बादशाह को अपनी जान और सल्तनत वापस पाने के लिए मजबूरन अपना धर्म तक बदलना पड़ा, और मुगल हरम की बंद दीवारों के पीछे वो कौन सी औरतें थी जो पर्दे के पीछे से सत्ता का असली खेल चला रही थी। ये पूरी कहानी आज आपको पता चलेगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। साल 1530 था जब बाबर की मृत्यु हुई और हुमायूं को मुगल गद्दी मिली। उस वक्त उसकी उम्र महज 22 साल थी। हुमायूं को विरासत में कोई महान मुगल एम्पायर नहीं मिला था, बल्कि एक ऐसा खजाना मिला जो अंदर से पूरी तरह खोखला हो चुका था। इसे समझने के लिए टाइमलाइन में थोड़ा पीछे चलते हैं। बाबर ने पानीपत और खानवा की लड़ाइयों में जो अकूत दौलत लूटी थी, उसे उसने अपने रिश्तेदारों, सैनिकों और यहाँ तक कि समरकंद में बैठे अपने लोगों तक में बांट दिया। इसका अंजाम यह हुआ कि हुमायूं को जो सरकार मिली वो लगभग दिवालिया थी। सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि मुगलों के पास जमीन से टैक्स वसूलने का कोई ठोस ढांचा नहीं था। वो अभी भी एक कब्जा करने वाली फौज की तरह बर्ताव कर रहे थे। यह सिस्टम आम किसानों और लोकल सिस्टम से पूरी तरह से कटा हुआ था। सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य जिसकी सीमाएं तो बहुत बड़ी थी, लेकिन उसकी जेब खाली थी और प्रशासनिक ढांचा लगभग ना के बराबर था। सबसे बड़ी बात यह थी कि खाली जेब और आर्थिक तंगी इसके सामने एक अकेली दिक्कत नहीं थी। असली मुसीबत थी टर्किश मंगोल परंपरा में छिपा एक पुराना रिवाज। इतिहासकार इस रिवाज को ट्रिनिस्ट्री कहते हैं। यूरोप के राजतंत्रों में जहां बड़ा बेटा पूरे साम्राज्य का इकलौता वारिस बनता था, वहीं मुगलों में साम्राज्य को भाइयों के बीच में जागीर की तरह बांट दिया जाता था। यानी हुमायूं कोई निरंकुश बादशाह नहीं था, बल्कि वो अपने भाइयों में बराबरों में पहला था। यहीं से कहानी में एक ऐसा किरदार आता है जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, जबकि असल में मुगल एम्पायर के पहले पतन की जड़ यही किरदार था। किरदार का नाम हुमायूं का सौतेला भाई कामरान मिर्ज़ा। कामरान को काबुल और कंधार का इलाका बंटवारे में मिला था। ये कोई मामूली ज़मीन का टुकड़ा नहीं था। मुगल सेना की असली ताकत यानी बेहतरीन सेंट्रल एशियाई घोड़े और एक्सपीरियंस लड़ाके, ये सब इन्हीं रास्तों से होकर भारत आते थे। अपनी लोकेशन का फ़ायदा उठाते हुए कामरान ने जानबूझकर इन सप्लाई लाइंस को रोक दिया जब हुमायूं को सबसे ज़्यादा सेना की ज़रूरत थी। इसके अलावा कामरान ने हुमायूं की मदद के लिए कभी एक सैनिक तक नहीं भेजा। इसकी जगह वो हुमायूं के पीठ पीछे आगरा पर कब्जा करने की साजिशें रचता रहा। और दोस्तों, यही वो पहला बीज था जो आगे चलकर पूरे मुगल एम्पायर को डुबाने वाला था। अब आपको एक ऐसा फैक्ट बताता हूं जो आप में से ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होगा।
आम तौर पर यह बात फैलाई जाती है कि हुमायूं हर वक्त अफीम के नशे में डूबा रहता था और बेहद कमज़ोर राजा था, लेकिन यह बात पूरी तरह से सच नहीं है। समकालीन इतिहासकार ख्वांद मीर की किताब कानूने हुमायूनी के मुताबिक हुमायूं खुद को एक कॉस्मोक्रेट यानी ब्रह्मांड का शासक मानता था। उसने अपने विद्रोही, चगताई और उज़्बेक सरदारों को साइकोलॉजिकल तरीके से काबू में रखने के लिए बहुत ही मिस्टीरियस सा दरबार बनाया था। प्रशासन को उसने 4 अलग अलग एलिमेंट्स में बांटा था: धरती, पानी, आग और हवा। दरबारी अलग अलग दिन प्लैनेट्स के हिसाब से रंग बिरंगे कपड़े पहनते थे। एक खास कारपेट ऑफ मर्थ यानी खुशी का गलीचा बिछाया जाता था, जिसके बीचों बीच हुमायूं खुद को सूरज की तरह स्थापित करता था। ये सब देखने में अजीब या पागलपन जैसा लग सकता है, लेकिन असल में कहीं ना कहीं ये सत्ता को अपने हाथों में मजबूती से सेंट्रलाइज करने की एक बहुत सोची समझी कोशिश थी। इसके अलावा एस्ट्रोनॉमी में भी हुमायूं की अच्छी खासी रुचि थी। सवाल ये है कि क्या ये तरीका काम आया? आगे की कहानी बताएगी आपको कि ये तरीका बिल्कुल काम नहीं आया। यहाँ एक और बात आपको समझनी ज़रूरी है। हुमायूं की सेना का भी कुछ ऐसा ही हाल था। यहाँ पर कोई एक यूनिफॉर्म सेना नहीं थी, एक लैंग्वेज बोलने वाली फ़ौज नहीं थी। इसमें चगताई तुर्क थे, उज़्बेक थे, ईरानी लोग थे और भारत में शामिल हुए अफ़गान और हिंदुस्तानी सैनिक भी थे। हर गुट की अपनी वफादारी थी, अपने सरदार थे और अक्सर आपस में इन लोगों की बनती नहीं थी। जैसे कि मान लो कि एक मॉडर्न कंपनी को चलाने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाए, लेकिन हर डिपार्टमेंट का बॉस अलग हो और वो आपस में एक दूसरे पर ट्रस्ट ही ना करते हों। ठीक ऐसे ही हालात में एक जवान बादशाह के लिए सबको एक साथ बांध कर रखना आसान काम नहीं था। इसी उलझन को कम करने के लिए ही हुमायूं ने अपना वो अनोखा और मिस्टीरियस दरबार बनाया था, ताकि धर्म और रहस्य के सहारे वो उन सरदारों पर एक साइकोलॉजिकल पकड़ बना सके जिन्हें वो सिर्फ और सिर्फ ताकत से काबू में नहीं रख सकता था। ऐसा नहीं है कि हुमायूं कोई बहुत कमज़ोर बादशाह था। साल 1535 तक आते आते हुमायूं ने अपनी मिलिट्री की काबिलियत भी साबित कर दी थी। गुजरात अभियान के दौरान उसने चंपानेर के उस किले को रस्सियों के सहारे रात में चढ़कर जीत लिया, जिसे जीतना लगभग इम्पॉसिबल माना जाता था। ये एक बड़ी कामयाबी थी, लेकिन यही जीत एक धोखा भी साबित हुई। जब हुमायूं वेस्ट में गुजरात की लड़ाई में उलझा हुआ था, ठीक उसी वक्त ईस्ट में यानी बंगाल और बिहार के इलाके में एक ऐसा जाल बुना जा रहा था जो पूरे मुगल एम्पायर को निगलने वाला था। इस जाल का असली खिलाड़ी था शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी कोई मामूली बागी नहीं था, वो बहुत सूझबूझ वाला स्ट्रेटजिस्ट था जिसने मुगलों की एक बहुत बड़ी कमजोरी को ठीक से पहचान लिया। मुगल भारी हथियारबंद घुड़सवार सेना पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे और ये घुड़सवार सेना बारिश और कीचड़ भरी ज़मीन में लगभग बेकार हो जाती थी। शेर शाह ने अपनी फ़ौज में लोकल राजपूतों और आम किसानों को भी शामिल किया, जो वहाँ की ज्योग्राफी को मुगलों से कहीं बेहतर जानते और समझते थे। कहने का मतलब है कि ये कोई बड़ी सेना होने की बात नहीं थी, ये बात ये थी कि आप ज़मीन की लड़ाई को कितना ज़्यादा समझते हैं। साल 1539 में चौसा के मैदान में लड़ाई हुई और अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई। इससे पहले कि हम इस लड़ाई की तबाही को समझें, ज़रा उस वक्त के लॉजिस्टिक्स को भी समझ लेते हैं। एक बहुत बड़ी सेना लेकर चलना सिर्फ सैनिकों की गिनती का खेल नहीं होता। हज़ारों घोड़ों के लिए चारा चाहिए, तोपखाने को ढोने के लिए बैल और हाथी चाहिए, सैनिकों के लिए राशन, कपड़े और हथियार बनाने वाले कारीगर भी चाहिए, और ये सब कुछ एक साथ चलते थे। मॉनसून के मौसम में गंगा किनारे इतनी बड़ी फौज को टिकाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज और थ्रेट था, क्योंकि नदी का पानी बढ़ता जा रहा था और ज़मीन दलदल में बदल रही थी। मुगल सेना ने इस टाइम पर अपना कैंप गलती से एक निचले इलाके में लगाया, जहां से भागने का कोई आसान रास्ता नहीं था। रात के समय जब मुगल सेना गहरी नींद में सो रही थी, तब अफगान सैनिकों ने तीनों तरफ से अचानक हमला बोल दिया। तबाही इतनी भयानक थी कि मुगल सेना का बड़ा हिस्सा वहीं ख़त्म हो गया। और तो और खुद हुमायूं, जो खुद को ब्रह्मांड का शासक मानता था, उसकी हालत ऐसी हुई कि वो ही गंगा नदी में डूबने वाला था। हालांकि ऐन वक्त पर निज़ाम नाम के एक भिश्ती यानी पानी ढोने वाले साधारण से आदमी ने अपनी हवा भरी चमड़े की मशक के सहारे उसकी जान बचाई। ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये मुगल सत्ता के पूरे गुरूर का सबसे शर्मनाक पतन था। एक बादशाह जिसे खुद को सूरज कहना पसंद था, उसे अपनी जान बचाने के लिए एक साधारण से भिश्ती का सहारा लेना पड़ा। लेकिन दोस्तों, हुमायूं की बदकिस्मती में ये बस शुरुआत थी, असली अंत अभी भी बाकी था। चौसा की हार एक झलक भर थी। असली फैसला 17 मई 1540 को कन्नौज के मैदान पर हुआ।
यहीं पर उसके अपने भाई कामरान मिर्ज़ा की गद्दारी अपने पीक पर पहुंची। कामरान अपनी 10,000 की सेना के साथ लाहौर में बैठा रहा और उसने हुमायूं की मदद करने से साफ इनकार कर दिया। सोचिए कि अपने ही सगे भाई की मदद के बिना टूटे हुए मनोबल और अधूरी सेना के साथ हुमायूं को कन्नौज के मैदान में उतरना पड़ा। उधर शेर शाह ने अपनी शानदार स्ट्रेटजी से मुगलों को चारों तरफ से घेर लिया। ये कोई बराबरी की लड़ाई नहीं थी, लगभग एक तरफा कत्लेआम रह गया। इस तरह जो मुगल साम्राज्य पानीपत में इतनी शानदार जीत के साथ शुरू हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ 14 साल के अंदर भारत की ज़मीन से पूरी तरह से मिट चुका था। रातों रात हुमायूं एक बादशाह से एक भगोड़ा बन गया जिसकी तलाश हर तरफ हो रही थी। लेकिन हुमायूं ने भी हार नहीं मानी। बाबर के इस बदनसीब बेटे के लिए अगले 15 साल किसी खौफनाक सर्वाइवल कहानी से कम नहीं थे। ज़रा सोचिए, एक बादशाह जिसके पास कल तक हज़ारों सैनिक, खजाना और महल था, अब उसके पास सिर्फ कुछ 100 थके हुए वफादार, कुछ ऊँट और कुछ घोड़े बचे थे। ना कोई तय ठिकाना था, ना कोई भरोसेमंद दोस्त। हर छोटा राजा या सरदार ये सोचकर उससे दूरी बना लेता था कि शेर शाह की दुश्मनी मोल लेना खतरनाक होगा। हुमायूं का काफिला सिंध और राजपुताना के तपते रेगिस्तानों में पानी की एक एक बूंद के लिए तरसता रहा। हुमायूं के अपने नौकर ज़ोहर आफ्ताबची ने अपने संस्मरण तज़किरात उल वाक़ियात में लिखा है कि प्यास इतनी भयानक थी कि सैनिकों की आंखें तक लाल पड़ गई और मजबूरी में उन्हें घोड़ों का खून तक पीना पड़ा। अब सुनने में ये बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर लिखी गई बात लगती है, लेकिन इससे अंदाज़ा भी लगता है कि हुमायूं के क्या हाल रहे होंगे इस टाइम पर। ठीक इसी खौफनाक और अनस्टेबल दौर में उमरकोट के धूल भरे एक छोटे से किले में 1542 में हुमायूं के बेटे अकबर का जन्म हुआ। सोच कर देखिए, जिस बादशाह का नाम आगे चलकर भारतीय इतिहास में सबसे बड़े नामों में से एक गिना जाएगा, उसका जन्म एक भगोड़े बाप के सबसे बुरे दौर में एक अनजान से किले में हुआ था। खैर, अपनी जान बचाते हुए हुमायूं आखिरकार ईरान यानी सफ़वी साम्राज्य के बादशाह शाह तहमास्प के पास पहुंचा। लेकिन यहाँ जो हुआ वो सिर्फ शरण लेना भर नहीं था, ये एक तरह का आइडियोलॉजिकल समझौता भी था। इतिहास की कुछ किताबों में इस हिस्से को बहुत डिटेल में नहीं बताया जाता। कहा जाता है कि शाह तहमास्प ने सुन्नी मुगल बादशाह के सामने एक शर्त रखी, अगर मदद चाहिए तो शिया मान्यताओं से जुड़ी पर्शियन टोपी पहननी होगी। कुछ मॉडर्न रिसर्चर्स इस पूरे प्रसंग की गहराई और उसकी सटीक शर्तों को लेकर अलग अलग राय रखते हैं, लेकिन इतना साफ है कि ये मदद बिना शर्त के नहीं मिली। बदले में हुमायूं को करीब 12,000 पर्शियन सैनिक मिले। इसी फौज की मदद से उसने सबसे पहले अपने भाई कामरान पर हमला किया। कामरान को हराने के बाद कामरान को अंधा करवा दिया गया ताकि बिना किसी का खून बहाए उसका दावा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। दोस्तों, ये वो दौर था जब अंधे व्यक्ति को राजा की गद्दी नहीं मिलती थी। ये उस दौर की राजनीति की क्रूर सच्चाई थी जहाँ सत्ता के लिए भाई भाई का दुश्मन बन जाता था। खैर, ईरान में हुआ क्या था उसके लिए मैंने डिटेल में ये वाला वीडियो बनाया है। आप पूरा डिटेल में देख सकते हैं कि हुमायूं की ईरान यात्रा के बारे में और वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हुई, कैसे हुमायूं वहाँ से निकला। अब अगर कहानी में आगे बढ़ें तो 1555 में सरहिंद के मैदान में अपने वफादार सेनापति बैरम खान की मदद से हुमायूं ने सिकंदर शाह सूरी को हराकर आखिरकार दिल्ली वापस छीन ली। इस टाइम तक शेर शाह सूरी की मौत को 10 साल हो चुके थे और सूर डायनेस्टी आपसी लड़ाइयों में उलझा हुआ था, जिसका फ़ायदा उठाकर इन लोगों ने दिल्ली को जीत लिया। कुल मिलाकर 15 साल के वनवास के बाद हुमायूं फिर से दिल्ली के तख्त पर बैठा। लेकिन तकदीर का खेल देखिए, राजपाट वापस पाने के महज 6 महीने बाद 24 जनवरी 1556 को अजान की आवाज़ सुनकर अपनी शेर मंडल लाइब्रेरी की सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त हुमायूं का पैर फिसल गया। सिर में गहरी चोट लगने से उसकी मौत हो गई। सोचिए, जो बादशाह 15 साल के रेतीले वनवास, युद्धों और साजिशों से बचकर वापस अपनी गद्दी तक पहुंचा, उसकी मौत किसी लड़ाई में नहीं बल्कि एक साधारण सी सीढ़ी से फिसलने से हुई। यही वजह है कि आज भी बहुत से लोग हुमायूं को इतिहास का सबसे बदनसीब मुगल बादशाह मानते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं उस बहस की जो हुमायूं को लेकर इतिहासकारों के बीच आज भी चलती है। ब्रिटिश कॉलोनियल हिस्टोरियन स्टैनली लेन पूल ने हुमायूं के पूरे जीवन को बस एक लाइन में समेट दिया। उन्होंने लिखा कि वो ज़िंदगी भर लड़खड़ाता रहा और आखिरकार लड़खड़ाते हुए ही चला गया। लेन पूल और उनके जैसे कुछ और अंग्रेज़ी इतिहासकारों ने जानबूझकर हुमायूं को नशे में डूबा, डिसीजन ना ले पाने वाला कमज़ोर शासक बताया। इसकी एक वजह भी थी। अंग्रेज़ों के लिए ये तस्वीर बहुत काम की थी, क्योंकि इससे वो ये साबित करना आसान समझते थे कि भारत पर ब्रिटिश शासन एक सभ्य बनाने वाला कदम था।
हालांकि मॉडर्न हिस्टोरियंस जैसे मुनीस फारूकी और अली अनुशहर इस पूरी सोच को सिरे से चुनौती देते हैं। इनका मानना है कि हुमायूं की नाकामियां उसकी निजी कमजोरी नहीं थी, बल्कि टर्किश मंगोल जागीर सिस्टम की एक खांचागत खामी थी, जो लगभग हर पीढ़ी में भाइयों के बीच सिविल वॉर को जन्म देती थी। यानी सवाल सिर्फ ये नहीं है कि हुमायूं कमज़ोर था या मजबूत, सवाल ये भी है कि वो जिस सिस्टम में पैदा हुआ वो सिस्टम ही उसे कामयाब होने देती या फिर नहीं। इस बहस को अगर थोड़ा और गहराई से देखें तो एक और पहलू सामने आता है। कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि हुमायूं की अफीम खाने की आदत बिल्कुल गलत नहीं बताई गई, बल्कि उस दौर के कई बादशाहों और सरदारों में ये आदत आम बात थी और इसे सिर्फ हुमायूं की खामी की तरह बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। दूसरी तरफ इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हुमायूं के कुछ फैसले थे, जैसे शेर शाह को बढ़ता हुआ देखने के टाइम पर उसको सीरियसली न लेना, ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक चूक थी। इसीलिए एक बहुत निष्पक्ष तस्वीर अगर खींची जाए तो वो यही बनती है कि ना तो हुमायूं को पूरी तरह निकम्मा बादशाह कहना सही है और ना ही उसकी हर नाकामी को सिर्फ सिस्टम के सिर पर मढ़ देना ठीक है। सच्चाई इन दोनों ही नज़रियों के बीच में कहीं दिखती है और यही इतिहास की असली पेचीदगी है या फिर कॉम्प्लेक्सिटी है। यहाँ पर किसी को पूरी तरह हीरो या पूरी तरह विलेन बना देना आसान तो होता है, लेकिन ये चीज़ ठीक नहीं होती, क्योंकि देयर आर सम नुआंसेस जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब आते हैं, मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि कैसे हरम में औरतों का बहुत बड़ा रोल होता था, और इसके साथ ही मैं अभी बताऊंगा आपको कि कैसे अगर हुमायूं नहीं होता तो लाल किला जैसी इमारतें नहीं बनती। सबसे पहले बात करें तो इसका एक पहलू ये है हरम का। गुलबदन बेगम जो हुमायूं की अपनी बहन थी, उन्होंने हुमायूं नामा नाम की एक किताब लिखी। इस किताब से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सच्चाई सामने आती है। मुगल सत्ता की असली राजनीति सिर्फ जंग के मैदान में नहीं, बल्कि उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा महल के अंदर हरम में भी तय होता था। महाम बेगम जैसी महिलाएं सिर्फ रानियां भर नहीं थीं, बल्कि वो एक तरह की पैरेलल सिस्टम चला रही थी। ये अक्सर लड़ते हुए भाइयों के बीच सुलह करवाती थी, छोटी मोटी ट्रीटी करवाने तक का काम करती थी। ये पहलू हमें मुगल पॉलिटिक्स को थोड़ा और गहराई से समझने में मदद करता है कि सत्ता सिर्फ तलवार से नहीं, बातचीत और रिलेशन से भी चलती थी। गुलबदन बेगम खुद बाबर की बेटी और हुमायूं की सगी बहन थी, इसलिए उनकी लिखी बातें किसी दूर बैठे दरबारी इतिहासकार की राय नहीं, बल्कि फैमिली के अंदर से देखी गई सच्चाई मानी जाती है। यही वजह है कि मॉडर्न रिसर्चर्स हुमायूं नामा को मुगल दौर के बहुत ही भरोसेमंद और इंसानी नज़रिए वाले डॉक्यूमेंट्स में गिनते हैं, क्योंकि इसमें हुमायूं को ना तो पूरी तरह से महान दिखाया गया, ना ही पूरी तरह से नाकाम दिखाया गया, बल्कि उसे एक ऐसे इंसान के तौर पर दिखाया गया जो हालात से लगातार जूझता रहा और लड़ता रहा। अब दोस्तों आखिर में बात करते हैं हुमायूं की असली विरासत, जो उसकी मौत के बाद कहीं ज़्यादा साफ नज़र आती है। जब हुमायूं ईरान से वापस लौटा तो अपने साथ मीर सैयद अली और अब्द अल समद जैसे बेहतरीन चित्रकारों को भी भारत लेकर आया। यहीं से भारत में मुगल लघु चित्रकला यानी मिनिएचर पेंटिंग की शुरुआत हुई, जो आगे चलकर मुगल कला का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनी। इसके अलावा 1560 के दशक में बना हुमायूं का मकबरा भी सिर्फ एक कब्र भर नहीं था। इसमें भारत में पहली बार पर्शियन शैली का 4 भाग यानी 4 हिस्सों में बटा बगीचा और डबल डोम ढांचा इस्तेमाल किया गया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह मकबरा दरअसल अकबर की तरफ से एक तरह का पॉलिटिकल मैसेज भी था। ये पत्थरों में लिखा हुआ ऐलान था कि मुगल अब वापस काबुल नहीं जाएंगे, उन्होंने हिंदुस्तान को अपना परमानेंट घर बना लिया है। तो दोस्तों, हुमायूं की पूरी कहानी को अगर हम देखें तो एक बात साफ नज़र आती है, उसे सिर्फ कमज़ोर बादशाह कहकर खारिज कर देना उसकी कहानी के साथ नाइंसाफ़ी होगी। उसकी हार में उसकी अपनी कुछ गलतियां ज़रूर थी, लेकिन उसकी हार की जड़ में एक पूरे सिस्टम की खामी भी थी जो भाइयों को दुश्मन बना देती थी। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस वनवास ने उसे सबसे ज़्यादा तोड़ा, उसी वनवास ने आगे चलकर मुगल साम्राज्य को वो कला, वो प्रशासन, वो पहचान दी जिसके लिए आज भी उसे याद किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी हुमायूं की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप हुमायूं को सबसे बदनसीब बादशाह मानते हैं या नहीं, ये भी कमेंट करके बताइए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।
मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से, जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर देन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel. इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mic app और विजिट www.letsmic.com. Let's Mic अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है मोर देन रेडियो।